नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में इस समय अलग तरह की व्यवस्थाएं लगातार चलती नजर आ रही हैं। एक तरफ बयानों के दौर चल रहे हैं, दूसरी तरफ रणनीति चल रही है, तीसरी तरफ यहां पर नए नए चेहरों को तरजीह देने की बात चल रही है, पुरानों को हटाने की बात चल रही है, परिवर्तन की बात चल रही है, बदलाव की बात चल रही है, पर जनता के मुद्दों की बात कहीं नहीं चल रही है। पर जनता जनार्दन है, ये हम जानते हैं, पर फिलहाल राजनीतिक पार्टियों के लिए जनता केवल वोट देने वाला, एक मतदान करने वाला एक मतदाता है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बयानबाजी केवल राजनीतिक चल रही है, धार्मिक चल रही है, पर जो मुद्दे हैं रोटी कपड़ा और मकान, जो मुद्दे हैं रोजगार के, जो मुद्दे हैं व्यवस्थाओं के, जो मुद्दे हैं सुरक्षा के, जो मुद्दे हैं व्यवस्थाओं के, उन पर कोई चर्चा नहीं होती है। खैर, जब कोई चर्चा नहीं करेगा तो हम जैसे खबरन भी समय समय पर इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। पर 24 को लेकर जिस तरह से लड़ाई देखने वाली बन रही है, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए सत्ता पक्ष अगर मजबूत है तो मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाए रखता है। वो भी वो लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, या ना हमारा देश का लोकतंत्र। अब यहां पर बात 24 की चल रही है, तो यहाँ तैयारी महत्वपूर्ण है। तैयारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर अपने आप को काबिज करना है और सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचना है। रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और उत्तर प्रदेश में लगातार सरगर्मी का दौर जारी है, बयानबाजी दौर जारी है, और यहाँ तक कि कौन कहाँ जाएगा इसकी भी लगातार सरगर्मी चल रही है। पर बयान भी चल रहा है। यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर, सुभाष प्रमुख लगातार बयान देते रहते हैं। कभी वो सपा में जाने के लिए बात करते हैं, कभी बीजेपी की बात करते हैं, कभी बोलते हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में बिखराव हुआ है, ऐसा बिखराव उत्तर प्रदेश सपा में भी हो सकता है। हालांकि जब वो बयान देते हैं तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान आते हैं, और शिवपाल सिंह यादव समय समय बयान देते रहते हैं। वो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर और मत्स्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार संजय निषाद, ये छोटे लोग हैं, ये हल्के लोग हैं, और समाजवादी पार्टी के लोग इनके बयानों तो गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि ये समय समय पर बयान देते रहते हैं और इनके बयानों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। ये बयानवीर हैं, पर इनका अस्तित्व कुछ नहीं है। खैर, ये तो बात रही बयान की। पर जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस भी पूरी तरह से यहाँ पर मेहनत करती नजर आ रही है, और कांग्रेस की आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष बजरंग खाबी ने तमाम चीजें कही। उन्होंने कहा सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरा, उन्होंने कहा व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरा, उन्होंने रोजगार को लेकर घेरा, और उन्होंने ये भी कहा कि संविधान बचाने के लिए हम रोड पर आएंगे, हम संघर्ष करेंगे। और जिस तरह से राहुल गांधी को लगातार जनाधार मिल रहा है, उससे बीजेपी घबरा गई है। खैर, चर्चाएं आम है। अब बीजेपी घबराई है या सचेत हो गई है? बीजेपी क्या रणनीति बना रही है? क्योंकि बीजेपी भी लगातार फेरबदल कर रही है, क्योंकि यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि इनमें तमाम जो बड़े नाम हैं वो कटेंगे, उनको हटाया जाएगा, नई जिम्मेदारी दी जाएगी, और तमाम बड़े नाम जोड़े जाएंगे समीकरण के हिसाब से, क्योंकि समीकरण भी यहाँ महत्वपूर्ण है। अगर समीकरण हम यहाँ पर हम दृष्टिकोण नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान हमको हो सकता है। और इसी कवायद में बीजेपी ने अभी हाल में ही, आज का दिन की मैं आपको एक जो बता रहा हूं बदलाव, वो बदलाव ये है कि 4 प्रदेशों में उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष यानी स्टेट प्रेसिडेंट को बदल दिया है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी को कमान दी गई है, डी पुंडेश्वरी जी आंध्र प्रदेश की कमान संभालेगी। इसके अलावा वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ को पंजाब की कमान दी गई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जी किशन रेड्डी को तेलंगाना भेजा गया है संभालने के लिए। यानी रणनीति बेहतर है और चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यहां पर बयानबाजी का दौर भी है, 24 की तैयारी भी है। अब देखना है कि कौन पड़ेगा किस पे भारी। फिलहाल बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब होगी वहां पर जहां पर आपने सरकार को डगमगाते देखा है, 24 के बाद वही होगी जहां की आप बता रहे हो बात। विपक्षी एकता को कोई झटका? कोई विपक्ष को झटका नहीं लगने वाला है। विपक्ष जो है, और विपक्ष अपनी अपनी जगह मजबूत है, ये याद रखिए। विपक्ष अपनी अपनी जगह बहुत मजबूती से लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। विपक्ष बिहार के बाद जो है बेंगलुरु में बैठक करने जा रहा है, क्या कहेंगे सर? आपके साथ रहेंगे तो 24 में? कैसी बातें करते हो आप? आपको कोई अलग से संपर्क जुड़ा हुआ है किसी योगी के से, जो आपको अलग से सूचना मिलती हो? बिहार के बाद बेंगलुरु में विपक्ष बहुत बड़ी बैठक करने जा रहा है, क्या कहेंगे?
बिहार के बाद जो है विपक्ष जो है बेंगलुरु में बैठक करने जा रहा है। ये बैठक लगातार होती रहेंगी और जहां जहां विपक्ष मजबूत है वो मजबूती से बीजेपी का मुकाबला करेगा। ये लोग बहुत हल्के लोग हैं और जब जब इस तरीके के चुनाव आता है तब ये लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं जिससे कि इनकी दुकान चलने लगे। तो ये इनका दुकान चलाने का एक तरीका है और ये भारतीय जनता पार्टी में तो हमेशा संपर्क में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हम भी, और कोई ऐसा नेता नहीं था कुछ समय पहले जो छोटे से लेकर के बड़े हमसे न मिला, लेकिन हमको तो नहीं हिला पाए। हम लोग समाजवादी हैं ना, तो हमको तो नहीं हिला पाए और हमारा अब इस समय क्लियर प्रयास है 2024 में विपक्ष को इकट्ठा करके और संगठन को मजबूत करके 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हराएं। तो यहाँ पर बात राजभर की है, यहाँ बात संजय निषाद की है, बात सरकार की, यहाँ बात बदलाव की है, यहाँ बात बयान की है, यहाँ बात जीत की है, यहाँ बात भटकाव की है और यहाँ बात एकजुटता की है। मैंने आपको 8 बातें बताई हैं कि कारण क्या है कि पूरी 8 बातों का फिलहाल अमल होता नजर आ रहा है। कारण क्या है 24 का चुनाव, कारण क्या है 24 चुनाव में जीत हासिल करनी है और रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और फिलहाल जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने आप को अपने जगहों पर मजबूत दिखा रहे हैं। जैसा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो जहां अपडेट है, जो जहां मजबूत है, जो जहां सक्रिय है वो वहां पर मजबूत है और निश्चित रूप से यही विपक्षी एकता है। अब ये विपक्षी एकता कितना आगे जाएगी ये तो आने वाली बैठकों का दौर बता देगा। फॉर महत्वपूर्ण चर्चा विषय है और मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा से केसी भाई अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से के रूप में चंचल यादव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से उनके फारवर्ड प्रवक्ता प्रदीप तिवारी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सुभाषपा से दयाराम भार्गव अपनी बात रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जनाब आमिर साबरी अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल वो रहेगा नेता भाजपा से। केसी भाई, बड़ी मजबूत चल रहा है इसमें विपक्ष, चारों तरफ से घेराबंदी आपकी हो रही है और इतना आसान नहीं है 24 हैट्रिक की बात तो आप कर रहे थे, क्योंकि जो परिणाम आए हैं वो कहीं ना कहीं आपके विपक्ष में ही रहे और जिस तरह लगातार बैठ के चल रही हैं। अगर हर दल अपनी अपनी जगह मजबूत हो गया तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि क्षेत्रीय दल जहां मजबूत होगा वहां पर क्षेत्रीय समीकरण आपका बिगड़ जाएगा और जहां क्षेत्रीय समीकरण बिगड़ेगा वहां आपकी जो चुनौती है वो कम पड़ जाएगी। तो कैसे इसको सुलझाएंगे और जिस तरह से यहाँ पर जो बयान चल रहे हैं उन पे क्या रहा है, कांग्रेस लगातार आप पर हमलावर है और कह रही है कि राहुल गांधी का लगातार जनाधार बढ़ रहा है, कैसे निपटेंगे 24 की तैयारी को लेकर? तो आप देखिए कि माननीय अमित शाह जी और मोदी जी और तमाम सारे केंद्रीय मंत्री की आवाज नहीं आ रही है, अलग अलग प्रदेशों में लगातार बैठकें ले रहे हैं और साथ ही साथ पार्टी के अंदर जो मजबूती लाने की आवश्यकता है, अगर कहीं पे फेरबदल की आवश्यकता है, जैसा कि अभी आपने स्वयं बताया कि कुछ राज्यों के अध्यक्षों को बदला भी गया है जी, तो देखिए लगातार पार्टी काम कर रही है और जो पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास में है, इस तरीके का कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के पास नहीं। हमारी पार्टी की विशेषता मुख्यतः ये है कि यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आत्ममुग्धता हो कि मैं सब कुछ हूँ, मुझे अगर प्रदेश का प्रभारी नहीं बनाया गया तो मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा, मुझे इतना बड़ा पद चाहिए। यहाँ पर तो के केंद्रीय मंत्री एक पन्ना प्रमुख बनने के लिए तैयार है, एक मोहल्ले की जितने वोटर है उनसे मिलने के लिए तैयार है, उनसे बैठ के चर्चा करने के लिए तैयार है। तो इस तरीके का पार्टी के प्रति समर्पण और पार्टी का एक कार्यकर्ता बने रहना, कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाएं, इस तरीके का किसी भी पार्टी में नेताओं का समर्पण नहीं है। और जो बात राजभर जी ने कही और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि तमाम सारे दल अभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, या आप देखिए कि राजभर जी
जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बाद दूसरी पार्टियों के पास गए, लेकिन कहीं पर उनको सम्मान नहीं मिला। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी जिसको साथ में लेती है पूरा सम्मान देती है। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बन करके रहे और लगातार पूरा उनको सम्मान मिला, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, कहीं पर गए उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ऐसा अगर मत पार्टी कहिए की विचारधारा के साथ चले जाएंगे छोड़ के, ऐसा मत कहिए। नहीं, अगर अगर पार्टी की फर्क विचारधारा नहीं पड़ता है किसी भाई आपका बयान नहीं, सुनने तो आना हम- बंद हो जाएगा जी। हम फर्क का मतलब ये है कि समय समय पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा से अगर कहीं जाते हैं तो, और उसके बाद अगर वापस आते महत्वाकांक्षा हैं नहीं है तो कोई फर्क राजनीति किस पड़ता। काम की किसी भाई, बिना महत्वाकांक्षा की वही राजनीति चीज। होती नहीं है जी। आत्मा देखिए है गौरव जी मैं वही बात कह रहा हूँ जी। कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा से अगर कुछ समय के लिए कहीं जाते हैं और वापस अगर भाजपा में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा केसी दूसरी भाई, बात ये है, यहाँ पर जी। शिवपाल सिंह यादव बोले हैं कि राजभर और संजय निषाद ये छोटे लोग हैं। देखिए जो चीज आज आदरणीय शिवपाल जी कह रहे हैं जी, यही बात समाजवादी पार्टी के मुखिया कभी शिवपाल जी के बारे में कहा करते। लीजिए। तो ये तो समाजवादी पार्टी का शकल है। अच्छा। ये जब बीएसपी के साथ गठबंधन करते हैं तब पार्टी बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन जब ये खुद 5 के 5 इनके लोकसभा के सदस्य रह जाते हैं और बीएसपी 10 पहुंच जाती है, भाजपा तो वही तो बीएसपी खराब पार्टी हो जाती है और भाजपा की बी टीम हो जाती है। इन्होंने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया और क्या हुआ कि इनको कोई फायदा नहीं मिला, 50 सीटें भी नहीं पूरी कर पाए अपनी 2017 के इलेक्शन में। तो क्या हुआ, कांग्रेस को पानी पी के कोसने भी लगे। अच्छा। ये तो समाजवादी पार्टी का शकल है, जब किसी को साथ में लेते हैं तो उसका गुणगान करने लगते हैं, लेकिन लगता है ना वो खट्टे हैं, अंगूर वाली स्थिति है। जो चीज अपने बस में नहीं, जो चीज अपने को नहीं मिल रही है वो बेकार है। अब आज उनको छोटा दल कह रहे, देखिए छोटा दल बड़े दल की बात नहीं है, बात है जिसको साथ में लीजिए उसका पूरा सम्मान करिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिन भी दलों को अपने साथ लिया या जिन दलों को साथ में लेकर के आए उनका पूरा सम्मान किया। अभी आप देखिए कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में हम पूर्ण बहुमत की सरकार में हैं, मिलीजुली सरकार में, हमें किसी भी विधायक की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर हमारे साथ में 30 विधायक आते हैं, 30 विधायक अगर हमारे साथ में आते हैं तो उनका भी पूरा सम्मान होता है। अच्छा। वो डिप्टी सीएम बनते हैं, 9 लोगों को उनके साथ के मंत्री बनाया जाता है, ये सम्मान होता है अगर हमारी विचारधारा के साथ शामिल है। जबकि वहां पर हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, किसी विधायक की आवश्यकता नहीं थी, वहां तो फुल फ्लैश गवर्नमेंट चल रही थी। लेकिन फिर भी अगर वो आते हैं हमारे साथ, हमारी विचारधारा के साथ में आते हैं तो उनका स्वागत है। और स्वागत ऐसे नहीं, सम्मान के साथ स्वागत, पद प्रतिष्ठा के साथ स्वागत। लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या किया, राजभर जी को साथ में लिया। राजभर जी ने एक सलाह दी उपचुनाव में कि अगर आपने स्वयं प्रचार प्रसार किया होता तो शायद रामपुर और आजमगढ़ की सीट नहीं गई होती। तो क्या कहा, नहीं आपके लिए पार्टी का रास्ता खुला हुआ है, आप बाहर जा सकते हैं। वही चीज होने वाली है। वही चीज जो 16 दल इकट्ठा हो रहे हैं, अभी चुनाव आने दीजिए गौरव जी, चुनाव आते आते यही सिर्फ ओवर आपको दिखाई देगी। वो चाहे ममता जी हो, चाहे वहां पे नीतीश जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे बहन जी हो। अच्छा। आप देखिएगा चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबके अंदर सिर्फ ओवर शुरू हो जाएगा। और कांग्रेस क्या कांग्रेस अभी जो कह रही बड़े त्याग की बात, कांग्रेस क्या प्रधानमंत्री का पद छोड़ेगी क्या? वो तो कहेगी भाई प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं ही बनूंगा। क्यों छोड़ेगी? 10 को राज किया है देश पर, क्यों छोड़ेगी भाई? राहुल गांधी बड़े पार्टी के नेता है। वही बात है ना, फिर कहा है क्या गठबंधन? अच्छा। और जितने इनके नेता हैं गठबंधनों के सब कह रहे हैं मैं बनूंगा। प्रधानमंत्री का सारा गठबंधन एनडीए के जैसा नहीं है, सारा गठबंधन एनडीए के जैसा नहीं है। वहां पर कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनना चाहता है। अब विपक्ष में बनना चाहता है तो वो इनके लिए दिक्कत है, वो अपना ही सुलझाएंगे। ठीक है, प्रवक्ता सपा चंचल यादव। गौरव जी, बड़ी मुझे हंसी आ रही थी अभी हमारे। हंसी आ रही है? हाँ, मैं किसी वजह से कौन सी बात कर दी? चुटकुला सुना दिया क्या आपको? मैं कई बार सुना चुका हूँ, फिर सुना देता हूँ। अच्छा सुना दीजिए। सुपवा हंसे हंसे चलनिया हंसे, इसमें 72 छेद हमारे पूर्वांचल में बहुत प्रचलित कहावत है। तो यही सुन करके मुझे हंसी आ रही थी। इन्हीं की पार्टी के एक सांसद रहे पूर्व, हरनारायण राजभर जी। अच्छा। वो क्या क्या बोलते हैं आदरणीय ओपी राजभर जी के बारे में। अच्छा। और ये लोग प्रमोट किए रहते हैं। खैर उन बातों पर मैं नहीं आता हूँ। हम लोग यहाँ पार्टी में शिष्टाचार है, सारी चीजें हैं। अच्छा, शिष्टाचार है। ये वही लोग हैं जो आदरणीय आडवाणी जी को खून के आंसू रुलाते रहते हैं। अच्छा। वो बेचारे कहीं निकल नहीं सकते हैं। आज हालत नहीं रोते हैं। हाँ, दूसरी बात ये है, देखिए आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे बैठे हुए हैं जी, मैं बताऊं गौरव जी, ये चुनाव जो होने 2024 का होने जा रहा है, आम जनता बनाम 10 साल का कुशासन रहेगा। लीजिए, जो हमारे प्रधानमंत्री 60 साल बनाम 60 महीने पहले कुशासन, भ्रष्टाचार का शासन,
अच्छा, जो भी वादे आप मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई प्रधानमंत्री रहा होगा, आपने देखा होगा, जो इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री। लीजिए, मैं और ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको, अच्छा, अभी चैलेंज सा बता रहा हूं। आपने कभी सुना हो किसी प्रधानमंत्री ने विदेश में जाके कहा हो कि हर महीने मैं एक IIM बना देता हूं, एक IIT बना देता हूं, हर सप्ताह में मैं एक विश्वविद्यालय बना देता हूं, प्रतिदिन हमारे हिंदुस्तान में एक ITI बन जा रहा है। झूठ की पराकाष्ठा समझिए। अभी पिछले दिनों हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया होके आए थे, और जो मीडिया में, आपकी मीडिया नहीं, जो स्ट्रीम मीडिया, मतलब अरे ये कौन सी बात है मीडिया में, आपकी मीडिया नहीं, मैं कह रहा हूं आपने तब भी कम से कम लोकतंत्र को जिंदा करके रखा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आपके यहाँ एक चीज है जी, प्राइम टीवी का, मैं सच बताऊं, और लोग देखते भी हैं बड़े मन से, कारण क्या, निष्पक्षता। अभी आज की हालत यह है, ऑस्ट्रेलिया से अभी प्रधानमंत्री लौट के आए, और जैन भाई सुनकर के आपको भी आश्चर्य होगा, अच्छा, क्योंकि आपका भी भाई बहन कभी बाहर पढ़ने जा सकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 5 राज्यों को बैन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, और डंका बज रहा है। ना जाने डंका कौन सा बज रहा है। प्रधानमंत्री जाते हैं, अगले दिन 5 राज्यों को बैन कर दिया जाता है कि यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ सकते बाहर। अभी हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका होके आए हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से 75 सेनेटर्स, इनका कितना विरोध हुआ। शायद ये भी किसी प्रधानमंत्री का विरोध हुआ हो, लेकिन मीडिया में डंका बज रहा है। अच्छा, दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, जो भी वादे करके आए थे, देखिए मैं एक बात अच्छी, बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, जैन भाई डिबेट अच्छी करना और पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना, झांसेबाजी जुमलेबाजी मत करना भाई प्लीज। मेरा ये बताओ आप मुझे, 2014 में जो भी आप डरा रहे हैं, नहीं मैं अब सवाल कर, मैं बोल रहा हूं ना कि जो भी सवाल हो, जो भी सवाल हो उसका जवाब मिले। अच्छा, जो भी सवाल से जवाब मिले। अब ये नहीं कि संबित पात्रा टाइप की डिबेट हो, सुनिए, संबित पात्रा टाइप की डिबेट करो आप, चिल्लाते रहो। मेरा सवाल है, आप मुझे बताओ, 2014 में आपने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी कि नहीं कही थी? आपने कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, आपने कहा 2022 तक गंगा साफ हो जाएगी, आपने कहा था 100 दिन के अंदर काला धन आ जाएगा, आपने कहा था 100 स्मार्ट शहर बनाएंगे, आपने कहा था आदर्श गांव बनाएंगे, आपने कहा था महंगाई पे अंकुश लगाएंगे, आपने कहा था डॉलर की बात, बड़ी लच्छेदार बातें क्या करते थे आप, GST से लेके आधार से ना जाने क्या क्या बातें करते थे। आज उन बातों पे चर्चा करते हो क्या आप? आज डीजल पेट्रोल के दाम देख लो आप, आज आप जो है 100 दिन के अंदर काला धन की बात छोड़ दो आप। जैन भाई आप बता दो मुझे कि क्या 3 गुना बाहर स्विस बैंकों में काला धन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 3 गुना, ये भी ऑन रिकॉर्ड बात कर लेना आप। नहीं नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, उनका धन नहीं है ना वापस। नहीं, अब वही तो बात है, देश का धन है ना, हिंदुस्तान का है ना। आपने कहा वापस लाएंगे, आपने कहा वापस लाएंगे। दूसरी बात आपने बात कही प्रधानमंत्री जी की, सुनिए, आपने बात कही थी कि प्रधानमंत्री जी मेहनत करते हैं। प्रधानमंत्री केवल प्रचार मंत्री हैं। मैंने ये बताया, ये भी हिंदुस्तान के इतिहास में ये इतिहास लिखा जाएगा कि हमारे प्रधानमंत्री केवल प्रचार करें। सुन लीजिए भैया, 30 सेकंड चाहिए, प्रचार की बात है, पूरे प्रचार में, मौका दूंगा आपको, पूरे प्रचार में केवल घूमते रहे, प्रचार करते रहे। मणिपुर जल रहा है, अभी कल मेरा ख्याल है 4-5 लोग मरे हैं हिंसा में। और हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ऐसा कोई प्रदेश रहा होगा अभी तक इतिहास में कि जो इतने दिनों तक हिंसा चलती रही हो, शायद कोई, अगर आप याद हो मुझे बता देना आप। ठीक है। दूसरी बात बताता हूं, और अभी तक जल रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, सुनिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं डंका बज रहा है। तीसरी बात, इन्होंने कहा सम्मान की बात की। अरे भाई सुन लो, क्या डिबेट कर रहे हो आप? कितना भाषण देंगे भाई? हो गया चलिए, सुन लो भाई, सुन लो, आप तय करोगे, आप तय करोगे, जवाब सुनने की हैसियत नहीं है। ठीक है, सुनो तो पहले, चलिए चंचल जी, कैसी भाई हो गया चलिए, ठीक है, मुजफ्फरनगर दंगा कहाँ पे हुआ था? प्रदीप तिवारी, मुजफ्फरनगर दंगा इसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रदीप तिवारी, चलिए हो गया चंचल यादव, वो तो दंगा आपने कराया था ना। दोनों साइड आप बड़ी मुड़ जा रहे हैं। आप सुन लो भाई, के बारे में मुझे बताइए पता ना। है, दर्द है, दर्द है, दर्द है, कैसी भाई चंचल यादव हो गया, डिबेट शुरू हो रही है आपकी, पहली गर्म शुरू हो गई। सुनिए, आज गुंडों बात माफियाओं की सुनिए। सरकार नहीं है। चंचल यादव प्लीज, कैसी जय प्लीज, नहीं, प्लीज पहले इनको चुप कराइए, कैसी भाई प्लीज, प्रदीप तिवारी बोलेंगे, प्रदीप तिवारी टर्न प्लीज। ऐसे नहीं चलेगा। चल ठीक है, चलिए इतने सवाल किए कि जवाब लीजिए हमसे आप। कैसी भाई आपको जवाब देना है, पंजाब को अभी डिबेट ओपन हो रही है, अभी पहला टर्न चल रहा है, जवाब आपको देना है। दंगे पे बताइए क्या था आपने राम भक्तों पे? कैसी भाई अभी आपसे जवाब लूंगा, आप जवाब देना है, जवाब आपको देना, ठीक है, हो गया। मैंने बोला था मत करना, दिमाग कैसे जन क्या किया आपने? चलिए ठीक है, प्रदीप तिवारी, प्रदीप भाई अब आपको जवाब देना है, क्योंकि यहाँ पर कैसी भाई नाराज होगा। ठीक है, बोलिए प्रदीप भाई, बोलिए।
जी तो जवाब देंगे। मुस्कुरा सवाल है दीजिए। कि अपने विचार जी नहीं। जी बोलिए प्रदीप भाई बोलिए। गौरव जी सवाल नहीं आया आपका। मैं बोल रहा हूँ अब आपको बोलना है, क्योंकि यहाँ पर आपके द्वारा भी लगातार बीजेपी को घेरा जा रहा है, और बजरंग खाबरी जो कि आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का लगातार जनाधार बढ़ रहा है और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। पहली चीज तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जी तो उसमें जो जो एक बात कही गई वो बिल्कुल असत्य है, और जी। वो सारे लोग जानते हैं कि अच्छा। उन्होंने जो भी कहा जी वो उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई प्रधानमंत्री जी की तरीके से कोई जुमला बोल दिया गया हो जी या झूठ बोला गया हो। जी। राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ आज सभी जान रहे हैं कि बढ़ रहा है। किस तरीके से देखा होगा आपने, अच्छा। कभी भी तेलंगाना की रैली करके आए, लाखों लोग सड़कों पे, जन सैलाब उमड़ आया पूरे देखने के लिए। जी तो राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, इससे कोई दो राय नहीं। अच्छा। अब मैं 2024 के चुनाव के परिणाम की बात करूं। जी 2024 जा रहा है जी। वो चुनाव एक है सत्ता पक्ष में काबिज लोग जिन्होंने जनता से किस तरीके से झूठे वादे किए, अच्छा। उनको पूरा नहीं किया। अच्छा। उसके बनाम विपक्ष ने लड़ाई लड़ी जनता की। अच्छा। आप कोई भी एक मुद्दा उठा करके देख लीजिए। अच्छा। अगर प्रधानमंत्री जी कहते थे कि बहुत हुई नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार महिलाओं की बिल्कुल बल्ले बल्ले होने वाली है। अच्छा। जो मोदी जी की सरकार आ नहीं हुई जाएगी क्या? आप देखिए, इन्हीं के सांसद, अरे भाई इन्हीं के सांसदों के द्वारा हमारे देश की गौरव जो बेटियां हाँ। उनके साथ में कैसा बर्ताव किया गया। उसके बाद उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती, सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, तब अच्छा। एफआईआर लिखी जाती है। तो प्रधानमंत्री जी जिसको अपने घर की बेटी बोल रहे थे उसके लिए एक शब्द नहीं बोले, वो अच्छा। बेटी को भूल गए उस समय पे। जब अच्छा। उनको फोटो खिंचवानी होती तो वो बेटी याद आ जाती है, अच्छा। और उसके बाद वो प्रधानमंत्री जी भूल जाते हैं। फिर अच्छा। प्रधानमंत्री जी कहते थे इस देश का आम नागरिक जो हवाई चप्पल पहनता है अच्छा। वो हवाई जहाज से चलने लगेगा। वो तो नहीं चला हवाई जहाज से, मगर अपने लिए आपने हजारों करोड़ का आपने जेट बनवा लिया। अच्छा। फिर आप कह रहे थे कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार मिल जाएगा। अच्छा। आज वो बेरोजगार युवा जब अपना रोजगार मांगने आता है तो आप कहते हो कि नहीं भाई वो पकौड़े तल्लो जाके ठेला लगा करके। वो कहता भाई हमने तो ग्रेजुएट है, हमने अच्छी पढ़ाई करी है, आप हमें नौकरी नहीं दे रहे हो, आप रेलवे को बंद कर दे रहे हो, आप क्यों रेलवे का ठेका अडानी को दिए दे रहे हो, क्यों आपने एयरफोर्स को पूरा आपने प्राइवेट कर दिया। जॉब क्रिएशन तो छोड़ दीजिए, आपने जो जॉब थी उनको बंद करने का काम किया। हर मुद्दे पे 2022 तक आप किसानों की आय करने वाले थे, कहाँ गई? आय दुगनी तो नहीं हुई, उल्टा आपने आपके सर 1,000 के किसानों की हत्या का जो है वो आपके सर पे है, क्योंकि उन्होंने बॉर्डर आपके काले कानूनों के खिलाफ बॉर्डर पे बैठे और उनकी जान चली गई आपका विरोध करते करते। जब आपने 1,000 किसानों की जान ले ली उसके बाद आपने वो काले कानून वापस करे। तो इन सारी चीजों को देखिए, या आप महंगाई की बात कर लीजिए, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे प्रधानमंत्री जी की महंगाई का माँ, अब वो प्रधानमंत्री जी महंगाई का माँ याद नहीं आता उनको। आज सिलेंडर देखिए कहाँ पहुंच गया, 400 से सिलेंडर 1100 के ऊपर पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल के क्या रेट हो गए। तो गौरव जी चुनाव जो है मुद्दों पे होगा। चुनाव बड़ी देखिए, दलों की बात रही कि सबका ले लूं, आपको जवाब देना, सबको जवाब आपको देना जी। 2-3 चीजें थी, सबसे कम समय मिल रहा है गौरव जी, सबसे कम समय मिल रहा है। मैं एक बात अपनी और रख दूं, जो दलों की बात रही, बड़ी बातें कर रहे थे केसी जैन साहब कि जो दूसरे दल का हमारे यहाँ आता है उसका हम बड़ा सम्मान करते हैं। भाई उसका सम्मान तो करते हैं आप बसपा से आए हुए ब्रजेश पाठक को मुख्यमंत्री बना देते हैं, मगर अपने मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री थे दिनेश शर्मा उनको हटा देते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का स्वागत कहाँ चला जाता है? मुरली मनोहर जी पुराने देख लीजिए, मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ है? आज तो रक्षक मंडल में पड़े हुए हैं। काड़वाड़ी जी कहाँ है? सिन्हा जी कहाँ है? तो आप देखेंगे, आप अपने लोगों को प्रदीप भाई मेरा एक सवाल रहेगा। प्रदीप भाई कैसे अभी नहीं, अगर जो दूसरी विचारधारा अभी आपको प्रधानमंत्री जी बीच में हो गया, किसी जन बीच में नहीं, केसी भाई बीच में नहीं, अभी डिबेट पहला टर्न चल रहा है, मैं किसी को बोले नहीं, सब बोलिए, मौका आपको दूंगा, आपको जवाब देना है, आप सत्ता पक्ष में हैं। प्रदीप भाई मेरा एक सवाल रहेगा, प्रदीप तिवारी मेरा सवाल रहेगा, आपने महंगाई की बात की, आपने कहा प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, महंगाई कम नहीं हुई, पर आपको याद होगा जब 2004 से लेकर 2014 तक का दौर, जब महंगाई होती थी तो बीजेपी के लोग सिलेंडर लेके सड़कों पर बैठ जाते थे। स्मृति ईरानी आलू की और प्याज की माला पहन के रोड पर संघर्ष करती थी। तो उस समय आप जो विपक्ष था बीजेपी का, वो मेहनत करता था, पर वो मेहनत आपके द्वारा अब तक नजर नहीं आई। ना कभी सिलेंडर लेके बैठ रहे हैं, ना आलू की माला पहन के बैठ रहे हैं, ना संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर आप सरकार पर हमलावर हैं
तो जो सरकार जो हमला बीजेपी करती थी वो हमला करने में आप क्यों पीछे हट रहे हैं? कोई मजबूरी है या डर है? जी नहीं, डर न कोई डर है न कोई मजबूरी है। लेकिन जब हम विरोध करने का काम करते हैं, जब हम पूछते हैं कि इस देश का जो जनता का पैसा था उसको आपने भेज दिया, विदेशों में भेज करके सेल कंपनियों के माध्यम से कैसे अडानी की कंपनी में आ जाता 20,000 करोड़ की जब हम बात करते हैं तो आप क्या करते हो, ईडी के द्वारा हमको सम्मन भिजवाते हो, सीबीआई के द्वारा सम्मन आएगा, उस पे आप उनको परेशान करने का काम करोगे। लगातार अगर आम जनता उतर जाती है सड़कों पे तो आप उसका दमन करने का काम करते हो। आप कहते हो विरोध का दबाने का काम करते हो, विरोध ईडी सीबीआई लगा दोगे आप उसके पीछे। जैसे ही कोई विरोध करने का काम करेगा आपका काम एक तो ईडी सीबीआई वही लगती है जहाँ पर कुछ होता है। भाई मेरे पीछे क्यों नहीं लग रही है? देखिए तो अभी ईडी सीबीआई गौरव जी 4 दिन पहले गौरव जी 4 दिन पहले यही अजीत पवार के पीछे ईडी सीबीआई लग रही थी, चक्की पीसिंग हो रहा था, चक्की पीसिंग हो रहा था। देवेंद्र फडणवीस जी का बयान आपको याद होगा, अच्छी तरह याद है, मुझे याद है, अब मुझे आरोपी पता है, भ्रष्टाचार ही पता है, सब पता है मुझे जी। आज उनका स्वागत हो रहा है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। चलिए तो चक्की पीसिंग कहाँ है? वो कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें कौन सा निरमा डालते हैं बीजेपी वाले कि सारे क्लीन हो जाते हैं? 24 की तैयारी का निरमा है, ठीक है, चलिए ठीक है, 24 की तैयारी का निरमा है, भूल जाइए, चलिए ठीक है, बहुत नाराज हो गए, ठीक है। दयाराम भार्गव, दयाराम भाई राजभर जी को बड़ा लोग हल्का बोलने लगे, शिवपाल सिंह यादव बोले राजभर और संजय निषाद जैसे लोग हल्के लोग हैं, इनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। और राजभर जी क्यों बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी फूट पड़ने वाली है? भाई अपने पहले संभालें, अपनी रणनीति मेहनत करें, संघर्ष करें, ये क्या जरूरत है कि दूसरा आपका बयान दे देता है कि आप लोग छोटे लोग हैं, आपके लोग हल्के लोग हैं? क्यों आपको हल्का बोला जा रहा है? क्या पकड़ कमजोर हो गई है या बयानों की जो सिलसिला है वो कमजोर हो गया है? देखिए गौरव भाई जी, ये वही शिवपाल चचा हैं। अच्छा, जब अपनी पार्टी पीएसपीएल बनाए थे, हाँ, ये 2017 के बाद जो चुनाव हुआ तो 19 में चुनाव भी लड़े थे जी, लेकिन 2022 आते आते इनको अपने पार्टी के संगठन की जानकारी हो गई। अच्छा, इन्हें अपने ताकत का एहसास हो गया जी, इन्हें ये पता हो गया है कि हम जो है उत्तर प्रदेश में न क्षेत्रीय पार्टी रह सकते हैं न हम पार्टी चला सकते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा 2022 में शिवपाल चाचा केवल एक सीट पे मान गए, जो पीएसपीएल के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता, तमाम उनके प्रवक्ता जो दिन रात आकर के समाजवादी को केवल कोसने का काम करते जी। समाजवादी पार्टी भी तुरंत अटैक करती थी। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे जो है आपके चैनल पे बैठ करके प्रवक्ता कहते थे कि जो है पीएसपीएल जो है शिवपाल चाचा भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। अच्छा, लीजिए। उसके बाद आपने देखा 2022 के चुनाव में चुनाव लड़ने के बाद जी, जैसे देश की राष्ट्रपति महामहिम आदरणीय द्रौपदी जी का चुनाव आता है जी, वहां आपने देखा होगा तुरंत एक लेटर 7 जुलाई 2022 को जो है एक लेटर अखिलेश यादव जी की तरफ से निकलता है कि आप स्वतंत्र हैं, जाइए जहां आपको ज्यादा सम्मान मिलता है। उस समय शिवपाल चाचा ने आज के मौजूदा श्री अखिलेश यादव को क्या कहा था कि अखिलेश यादव अपरिपक्व नेता हैं। अच्छा, शब्दों का चयन बयान तो मुझे याद है, बयान तो मुझे याद है, मेरी बात, बयान तो मुझे याद है, बयान क्यों याद दिला रहे हैं? सुन लीजिए, अभी क्या बोले, क्यों आपको हल्का बोला जा रहा है भाई? क्यों बोला जा रहा है हल्के लोग? वही तो बता रहा हूँ जी। अगर ये बताइए, अगर हम हल्के होते तो समाजवादी पार्टी हमसे जैसे गठबंधन करी थी वैसे शिवपाल चाचा से समाजवादी पार्टी पीएसपीएल से गठबंधन कर लेती। अच्छा, तो समझ में आता हम हल्के हैं। हल्का कौन हुआ? अच्छा, हल्का श्री जो है शिवपाल चाचा हुए। अच्छा, इसलिए अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में किया। समाजवादी पार्टी में विलय करने के बाद पीएसपीएल के तमाम जितने भी पदाधिकारी थे, प्रवक्ता थे, उनको समाजवादी में कहीं सम्मान नहीं मिला। अच्छा, जब उनको सम्मान नहीं मिला तो बेचारे परेशान है, वही इस बात को कह रहे हैं। अच्छा, हम थोड़ी कह रहे हैं भाई। अच्छा, वही लोग आके कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी ये हो रहा है, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? वो सुभाष पर ज्वाइन कर रहे हैं क्या? भाई स्वागत है, अगर वो लोग आएंगे स्वागत है, हमने मना थोड़ी किया है। अच्छा, लेकिन आप यही देखिए श्री अखिलेश यादव को आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने जब कहा था कि एसी से निकलिए और धरती पे आइए, गलती कर गए आप, यही आप लोग गलती कर गए। सुनिए गौरव भाई सुन लीजिए, सुना लीजिए। इसी एसी के बयान पे समाजवादी के तमाम प्रवक्ता, इनके नेता क्या क्या बातें किए थे
अंतोगत्ता श्री अखिलेश यादव को बाहर ऐसी से आना पड़ा, काम करना पड़ा। और जिस समय ये बयान आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने दिया था, अगर उस समय ये बात माने होते तो आपका आजमगढ़ का जो उपचुनाव लोकसभा का वो जीती जा सकते थे, गोला गोकर्णनाथ जीती जा सकते थे, रामपुर जीती जा सकते थे। लेकिन आप देखिए वहीं पे जहां श्रीमती डिम्पल जो का जब उपचुनाव लड़ाया जाता है लोकसभा का, तो वहां पे पूरा का पूरा कानबा लग जाता है, वहां पे श्री अखिलेश यादव भी लग जाते हैं। अच्छा। वहां समझ में आता है ये मेरे परिवार की मेरी वाइफ है, यहाँ मेरे मान सम्मान की बात है। आप तो लड़ने गए थे वहां पर। हम बता रहे हैं ना, हमारे प्रत्याशी को जो हमने उतारा था समाजवादी पार्टी ने उसको खरीद लिया भाई। अच्छा, खरीद लिया, बिल्कुल 100%। ऐसा पर उतारा करिए कि जो खरीद जो बिक जाए, अच्छा आदमी उतारा करिए। बिकने की बात ये होती, समाजवादी पार्टी साम दाम दंड भेद सब में निपुण है भाई। अच्छा, वो निकलने का काम करती है। कुल मिला के आप सपा के साथ नहीं जाएंगे। इतनी बुराई कर रहे हैं तो मैं मान लूं समाजवादी पार्टी सर आप नहीं जा रहे, ठीक है, मैं बुराई समझ में आ गई। नहीं, मैंने आपको कहा ना, नहीं चलिए, अगर महागठबंधन बनता है, सुन लीजिए नेताजी का जो बयान है, अगर ये कैसा महागठबंधन जिसमें दो धड़े आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, फिर कैसा गठबंधन आप जाएंगे भाई? खुल के बुराई कर रहे हैं जी। बसपा और सपा कभी एक साथ हुए 19 में चुनाव लड़े कि नहीं लड़े? बिल्कुल लड़े। कांग्रेस और सपा 2017 तो मैं क्या मान के चलूं कि नहीं लड़े? आप सपा के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे? मैंने आपको कहा महागठबंधन अगर इकट्ठा होता है, और स्वयं नेताजी ने कहा कि 2 घंटे पहले इकट्ठा होता है तो बुलाया कहा जाता है आपको भाई? इकट्ठा होता है, अभी पटना में इकट्ठा हुआ था तो बुलाया कहा जाता, निमंत्रण मिलता नहीं है आपको, लोग आपको हल्का लेते हैं, फिर आप बोल रहे हैं महागठबंधन जाएंगे, बिना निमंत्रण के चले जाएंगे। ओपी राजभर, दयाराम भाई, ऐसा करेंगे आप लोग? बिना निमंत्रण के चले जाएंगे? बोलिए दयाराम भाई, जब आपको देना है, नाराज हो गए लगता है आप। जी नहीं, आवाज आपकी कम आ रही थी, थोड़ा बारिश की वजह से आवाज कम आ रही थी। मैं जान सकता हूं मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। मैं कह रहा था कि क्या बोले, दोबारा बोलिए। बिहार में बैठक हुई थी महागठबंधन की, आपको बुलाया नहीं गया, निमंत्रण नहीं दिया गया, तो क्या बिना निमंत्रण के पहुंच जाएंगे महागठबंधन में? मैं इसी बात को कह रहा हूँ। अच्छा, ये जितने भी पक्ष के लोग हैं सब भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात करते हैं ना। हाँ। सबको रोटी और शिक्षा रोजगार दवाई की बात करते हैं ना। अच्छा। सब सामाजिक न्याय की बात करते हैं ना, जातिवार जनगणना की बात करते हैं ना। हाँ। सभी तो जनता की भलाई की बात करते हैं ना। जब सभी जनता की भलाई की बात कर रहे हैं, इकट्ठा होके आइए। आप बताइए उस गठबंधन में मायावती जी को नहीं बुलाया गया, जयंत चौधरी गए नहीं, आप बताइए ना विपक्ष की भूमिका। और आप देखिए उसके बाद आम आदमी पार्टी गई, आम आदमी पार्टी अलग दिखाई दे रही है। सुप्रीमो को नहीं बुलाया गया तो आपको भी नहीं बुलाया गया, आप जाएंगे बिना बुलाए? ये पूछ रहा हूँ। आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, मेरा सीधा जवाब है, सीधा सवाल है, क्या आप बिना बुलाए जाएंगे, हाँ या ना? जी देखिए, अगर बगैर बुलाए कौन जाता है? हाँ, बस हम तो बता रहे हैं। अगर आप विपक्ष में हैं, सत्ता पक्ष को हटाना चाहते हैं, तो विपक्ष इकट्ठा करिए ना भाई। तो आपको अकेले चलना पड़ेगा, ठीक है। बस पत्रकार आमिर साबरी, पूरी आपने चर्चा सुनी, क्या राय आपकी? जी बहुत शुक्रिया गौरव जी। देखिए, ये राजनीतिक चर्चाएं हैं और ये विपक्ष और गठबंधन की जहाँ तक बातें हैं गौरव जी, इससे पूर्व में भी तमाम मिसालें मेरे सामने हैं जी कि गठबंधन विपक्ष के हुए, कांग्रेस के खिलाफ तमाम गठबंधन हुए, लेकिन क्या हैसियत रही, गठबंधनों की चंद दिनों बाद बिखर गए। गौरव जी, एक महागठबंधन और हुआ था 2019 में जी। अब वो महागठबंधन हुआ था। अच्छा। जिसके अध्यक्ष जी हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी बनाए गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर छोड़कर भाग गए। अच्छा। तो गौरव जी, अब चूँकि सत्यता हमारी एक आदत है कि एक शेर है कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी ज़ुबान से परवरदिगार बोलता है। तो सच ये है कि मैं सच ही बोलूँगा। मुझे समाजवादी पार्टी पे बहुत उम्मीदें नहीं है इस बात की कि ये गठबंधन में रुक पाएंगे। मेन चीज़ तो गौरव जी ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से महागठबंधन में मुलायम सिंह जी निकल लिए थे, आयन टाइम पे क्या हो कुछ नहीं कहा जा सकता है। गठबंधन में भी देखिए, सारे दल कांग्रेस लेके चलना चाहती है। जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी वाले चाहे कितनी अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन उनके साथ भी कम से कम 20 से 25 दल तो हैं ही छोटे मोटे मिला करके, तो ये बात तो इनकार वो भी नहीं कर सकते। एनडीए है, इसीलिए इधर यूपीए है। तो कुल मिला करके गठबंधन अगर कांग्रेस लीड करती है गौरव जी, बहुत स्पष्ट सी बात है, तब तो गठबंधन चलेंगे। अच्छा, हाँ, साथ चल सकते हैं। अगर गठबंधनों के छोटे छोटे दल, हर आदमी को प्रधानमंत्री का ख्वाब दिख रहा होगा और ख्वाब नहीं, सुन लीजिए, अगर उनको तो उनको लगेगा कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, हो गए हम प्रधानमंत्री बन जाए। नीतीश जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी, इसमें जितने गठबंधन के दल है गठबंधन में गौरव जी, मैं इसमें 2 लोगों को बड़ा सिंसियर मानता हूँ, एक नीतीश जी को, एक ममता जी को।
अच्छा। नीतीश जी ने कहा था अगर कांग्रेस बड़ा दिल करे तो बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा। बहुत बात अच्छी थी, उनका एक तीर से कई निशाने साधे थे उन्होंने। अच्छा। लेकिन एक सच्चाई ये भी है गौरव जी कि अगर कांग्रेस मुखिया नहीं रहती है गठबंधन की तो फिर गठबंधन का कोई मतलब नहीं रहेगा। दो राय नहीं है जी। मैं बहसे एक पत्रकार के आपने बिठा लिया तो मैं बहसे एक पत्रकार की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है? भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये गौरव जी कि सारे माफिया, सारे भ्रष्ट, अच्छा, और सारे बेईमान, सारे चोर उचक्के सब विपक्ष में हैं। अच्छा। ये सब बिल्कुल नेट एंड क्लीन है। अच्छा। इनके ऊपर दामन एकदम साफ सुथरा है। अच्छा। अभी कल की बात है कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार में आरोपित हैं। अच्छा। लेकिन अब बीजेपी में आ गए हैं, अब कोई आरोप कहीं से कोई नहीं चिल्लाएगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? सुनते रहिए, वही मैं कह रहा हूँ। ये बड़ी बात है क्योंकि डिप्टी सीएम इसीलिए बन गए, जैसे अभी केसी भाई कहने मुझे आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, अब वो आ गए तो मैंने स्वागत करा और सम्मान दिया। सम्मान क्या दिया है आपने? बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। एक नारा लगता था गौरव जी जब भारतीय जनता पार्टी का शुरुआती दौर था कि भारत के 3 धरोहर अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर। अटल तो बेचारे स्वर्गवासी हो गए और अडवाणी और मुरली जी की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, मैं नहीं, पूरा देश जानता है। राजनीति में उम्र की कोई आवश्यकता नहीं होती। अच्छा। है राजनीति एक ऐसी चीज है कि देखिए एक बात समझ लीजिए, आदमी जितना ज़ईफ होता है यानी कि बुढ़ा होता है। अच्छा। हिंदी भाषा में कहते हैं उतना ही उसका तजर्बा जवान होता है गौरव। अच्छा। जी ये आप समझिए, आप जो आगे बढ़ते रहेंगे पत्रकारिता में, जो आपकी लंबी लाइफ जाएगी उतना ही आपका तजर्बा इतना सर चढ़ के बोलेगा कि भाई अब हम तजुर्बा बोल रहा था, दायरा भाई नाराज हो गए। जी तजुर्बा बोलता है, जितना आदमी बूढ़ा होता है उसका उतना तजुर्बा जवान होता है। स्थिति आज की यही है कि जो अडवाणी जी, जो मुरली जी की सोच है वो किसी भाजपा के नए लोगों की नहीं हो सकती है। गौरव जी मेरी बातें बहुत सारी अधूरी रह गई। जब मणिपुर का जिक्र हुआ था, मणिपुर जल रहा है या मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, गौरव जी छोटी बात है। दंगे होते हैं जी, बड़ी सरकारों में हुए। केसी जैन साहब ने बहुत उछल के कहा था कि सपा सरकार में हुए, मणिपुर में कुछ सांप्रदायिक दंगा, लेकिन हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ सांप्रदायिक की बात नहीं, वो भी सांप्रदायिक दंगा, वो जातिवादी दंगा है। लेकिन गौरव जी बड़ा सवाल ये है कि 4000 असला गायब है मणिपुर में, पुलिस का, फोर्स का। जो डीजीपी को चौराहों पर ड्रम रखाने पड़े कि जो लोग असला ले गए हैं या मेरा गुम हो गया वो स्वेच्छा से ड्रम में डाल दे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। गौरव जी बड़ा सवाल ये है सुरक्षा व्यवस्था का। मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, ये छोटी बात है। मैं दंगों को बड़ा इसलिए नहीं मानता कि दंगे होते हैं, तमाम सूबे में होते हैं। गुजरात में बहुत भयानक दंगा हुआ 2002 में। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, कराना समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगा हुआ। कांग्रेस की सरकार में मेरठ, मुरादाबाद, मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर दंगे हुए। दंगे देखिए तमाम होते रहे, कहीं जातिवादी होते हैं, कहीं सांप्रदायिक दंगे होते हैं। दंगे होते रहते हैं। दंगे मैं समझता हूँ कोई सरकार जब दंगे या फिर लफ्ज बदल के ये कह दूं कि दंगे होते ही सरकार की सरपरस्ती में। अच्छा, लेकिन गौरव जी बड़ा सवाल ये कि इतना असला गायब है और डीजीपी बेचारा अब क्या कहें कि बिल्कुल मासूम बन के ये कह रहा है कि साहब आप लोग असले डाल जाइए, मैं आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जो असले ले गए। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? फिर वो नारा याद आता कि मोदी है तो मुमकिन है, इस तरीके से सोशल मीडिया पे चलता था गौरव जी। चलिए केसी भाई, सबको बहुत दर्द है और जब दर्द है तो चुनौती आपके लिए बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे प्रदीप तिवारी स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं कि जुबार बदला होने जा रहा है। चंचल यादव अलग बोल चुके हैं और आमिर भाई ने भी कह दिया है कि मणिपुर को लेकर जिस तरह से उन्होंने खुलासा किया है कि असले गायब हैं। अब यहाँ पर जवाब आपको देना है, आप स्वतंत्र हैं जवाब देने के लिए। सब आपका जवाब सुनना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी और हमारे प्रवक्ता भी और स्वयं में भी। जी आजाद कर दिए किसी भाई करेगा तो कांग्रेस करेगा जी, और अगर कांग्रेस के बजाय कोई और करेगा जी तो उसके नेतृत्व को बाकी दल स्वीकार नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है जी। तो अगर नेतृत्व कांग्रेस जब करेगा जाहिर सी बात है तो कांग्रेस ये भी कहेगी कि नेतृत्व तो हम कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? अच्छा। और एक चीज है, क्या ममता जी को बाकी दल प्रधानमंत्री का चेहरा स्वीकार कर लेंगे? क्या नीतीश जी को बाकी दल स्वीकार कर लेंगे? ममता जी क्या स्वीकार कर लेंगी अरे नीतीश जी बन जाए मैं ना बनूं? क्या जो है अखिलेश जी स्वीकार कर ले कि मैं ना बनूं और नीतीश जी बन जाए या लालू जी बन जाए? तो कुल मिलाकर के जो आगे चल करके अभी तो एक बैठक हुई है और इसमें भी अभी जयराम जी ने जो बात कही कि वहां पे कई सारे लोग गायब भी थे, ममता जी बीच में छोड़ करके चली गई। केजरीवाल जी ने वहां पर ये बात कही वहां से आने के बाद कि जो है वहां पर कोई मेरी बात नहीं सुनने वाला है, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे अधिकार को खाए जा रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और फारूक अब्दुल्ला साहब किस बात को लेकर बैठ गए कि धारा 370 अगर सरकार वापस आती है
गठबंधन की धारा 370 वापस लागू होगी कि नहीं लागू होगी, हमको सिर्फ इस पे चर्चा करनी है। यानी कि अलग अलग क्षेत्रीय दलों की अलग अलग डिमांड है और कांग्रेस कह रही है कि नहीं, सब चीज को किराए रखो, केवल 2024 का चुनाव मिलकर के लड़ते हैं और उसके लिए कोई तैयार नहीं है। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे और से बड़ोर होने वाली है। दूसरी बात ये है कि अभी मुरली मनोहर जोशी जी की और अटल जी की जो बात आई और आडवाणी जी की बात आई, तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में अभी समाजवादी पार्टी ने भी इस प्रश्न को उठाया, तो अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह जी को हटा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अच्छा, यानी कि जो बाप बेटे की पार्टी थी वहां पर ये हुआ। तो आपको क्या दिक्कत है भाई? मुख्यमंत्री खुद बन गए, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अरे भाई कैसी भाई हो रही है उनकी अंदरूनी पार्टी का मामला, आपको दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या लोग बनते रहते हैं, वो पूछते हैं क्या आपसे? एक एज के बाद रिटायरमेंट की बात, एक एज के बाद रिटायरमेंट की बात है। मैंने सवाल ये सवाल जवाब मांग रहे हैं आपसे संतल यादव, इधर उधर की बात मत करिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे मालूम है अच्छा, जिस प्रकार से सत्ता को हथियाया अच्छा अखिलेश यादव जी ने, जिस प्रकार से शिवपाल जी को किनारे करके जवाब दे दो जो मैंने सवाल पूछे थे, ये तो बात उसमें बोल लिया था। सत्ता को हथियाया वो आपको पीड़ा देगा। चाहेबाजी कुछ सुनने वाला नहीं है। गडकरी साहब ने केवल एक बयान दिया था महात्मा गांधी जी को लेकर के, उसके बाद उसको पैदल करने की कोशिश की गई और ये बात कर रहे थे बाहर, कोई पैदल नहीं यहाँ पर। अरे क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? हमारे कोई नहीं होता है, से बाहर कर दिया गया। हमारे यहाँ बाप बेटे की पार्टी नहीं है, दिल्ली जानता है। हमारे यहाँ बाप बेटे की पार्टी नहीं है। अरे आप क्या लंबी फहरिस्त है? अच्छा, आप क्या, अगर मोदी जी के बच्चे होते तो वो भी कोई नेता होते। आदरणीय राजनाथ सिंह से लेके स्वर्गीय कल्याण मिश्रा से लेके लाली टंडन जी से लेकर के आपके सिंह से लेकर के नहीं बना, ये बाप बेटे की पार्टी नहीं है। पूरे देश में लंबी फहरिस्त है मेरे भाई, ये परिवारवाद नहीं है। यही तो दिक्कत आप लोगों की है। आपका परिवारवाद अलग परिभाषा पढ़ के आए हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान वाला परिवारवाद है। अरे ये बात करो ना, आप मुझे बताओ, आप स्वर्गीय कल्याण सिंह के पुत्र जो है राजवीर सिंह का नाम जानते हो? संदीप सिंह को नाम जानते हो? संदीप सिंह को जानते हो? ये परिवारवाद नहीं है, तीसरी बड़ी काम कर रही है। उसके जवाब कहाँ से आएंगे? शासेबाजी वाला काम नहीं जैन भाई, जो सवाल वो जवाब जो आपने प्रश्न किया है उसके जवाब कहाँ से आएंगे? जवाब दीजिए। आप हमारी बात पे लगातार काउंटर करते रहेंगे, भाषण देते रहेंगे, तो कैसे जवाब? यही काम तो आप कर रहे थे, मुझे बीच में बोलने नहीं, पहली बार भी कर रहे थे। आपने कह रहे ना कि बाप बेटी पार्टी नाराज हो गए, गलत बात कर रहे हैं। बोले बाप बेटी पार्टी। आप मुझे बताओ ना, आप मुझे बता दो जैसा कौन है, जैसा कौन है जी? क्या आदरणीय अमित शाह जी माघ मेले से लेके आए हैं क्या? अरे कैसी बात कर रहे हैं? समय दे तो मैं बोलूं, हाँ समय ना दे तो फिर मैं ना नहीं बोल रहे हैं, पांच लोग बोल रहे हैं अमित शाह जैसा कौन है, बाप बेटे नहीं है। अगर ये भाषण देते रहेंगे चलिए हो गया, जवाब दीजिए, बोलिए। मैं पॉइंट टू पॉइंट जवाब की बात थी, बोलिए। मैं सबको एक एक दो जवाब दे दूंगा। बोलिए। मैंने तो अभी आदरणीय साबरी जी की बात का सिर्फ समर्थन किया, उस पे तू में करने बैठ गए। जी बोलिए नाराज। मैं दो लाइन सबके बारे में बोलूंगा, फिर आप सबसे सवाल करिए। अरे आपने ये बोल दिया ना कि बाप बेटे की पार्टी उनको नाराज हो गया, बुरा लग गया उनको, ऐसा मत बोला। पहली बात ये है जी कि देखिए जो बात अभी कांग्रेस के साथी ने उठाई, समाजवादी पार्टी ने उठाई, ये रोजगार की बात कर रहे थे। जो लोग 500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे, बीटेक एमटेक पीएचडी किए हुए लोगों को, आज वो बात कर रहे हैं कि रोजगार की। अगर आपके अंदर रोजगार की हैसियत होती, रोजगार आपने दिए होते, तो 500 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता आपको नहीं देना पड़ता। अंतरात्मा की आवाज पे हाथ रख के बोलो, 3.25 लाख नौकरियां क्या रेलवे में कम हुई है? पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, 3.25 लाख नौकरियां क्या रेलवे में खा गए भाजपा? भगोड़ों से मैं क्या बात करूं? भगोड़े हैं आप, क्या बात करोगे? आप बताओ ना, रेलवे में क्या नौकरियां 3.25 लाख खत्म हो गई? आप किमलर से आज 4 साल में की पार्टी आप पार्टी का इतिहास आपका है, आपकी पार्टी का इतिहास है। हिंदुस्तान के इतिहास में बताओ ना, किसी प्रदेश से भगा दिया गया हो? सरकार ने खाली करा करके अभी 76 आवास दिए, उसमें भी इनको पीड़ा हुई, लंबी फहरिस्त है। आप मुझे बताओ ना, गोंडा में कब खाली कराओगे जमीन? आप मुझे बताओ। राकेश सचान के 81 प्लॉट में से 72 पार्टी। आप मुझे बताओ जैन भाई, अगर बात कर रहे हो डिबेट की, 1 to 1 बात कर लो आप। राकेश सचान का नाम सुना आपने? राकेश सचान जी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? जमीनें कब्जा राकेश सचान का नाम सुना है कि नहीं सुना है? गुंडों को पाला, राकेश सचान का नाम सुना है?
अरे अतीक मुख्तार के अलावा कोई बात नहीं आती बीजेपी को। चलिए कोई बात नहीं आती, मुझे मालूम है। चलिए हो गया। आप मुझे हो गया। राकेश शशांक का नाम सुना है कि नहीं सुना है? हो गया गौरव जी चलिए। मुझसे जरा पूछवा लीजिए, आप गठबंधन कर चुके हैं। आप मुझे बता दो राकेश शशांक जी का नाम सुना है कि नहीं सुना आपने? क्या मिला आपको? 81 में से 72 प्लॉट उनके आ गए थे, सुना है ना? गंगा साफ हो गई 2022 तक, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। कितना बेइज्जती कराएंगे? हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। बेइज्जती कराएंगे? चलो ठीक है। कितनी बेइज्जती कराएंगे? किसकी बेइज्जती? तक हार गए। अरे गोरखपुर हार गए थे, फूलपुर हार गए थे, हम लोग भी हराए हैं। क्या बचा? जीत का घमंड मत रखो भाई, आपके पास समाजवादी लोग हैं, फिर हराएंगे। चले ठीक है परेशान ना रहिए। चले ठीक है हो गया। बाकी मेहमान आ रहे हैं। 2007 चले ठीक है। कैसी भाई हो गया। 5 चुनाव हारे हो भाई। चले घूम रहे हैं। फिर आप जाओगे। चले यादव आपका टर्न हो गया, प्लीज जवाब नहीं देना चाहते। अभी आपको दोबारा मौका दूंगा जी, बोलिए। प्रदीप भाई बोलेंगे। प्रदीप भाई बोलिए। प्रदीप भाई देखिए गौरव जी देखिए सिलेंडर की बात कर रहे थे, कर रहे पहले हैं कितने सिलेंडर थे लोगों के पास? तो इनको समझना चाहिए कि देश की जनता आपके बहकाव में अब आने वाली नहीं है। अच्छा अगर आप तिवारी आपको जवाब दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये बड़े ये एनसीपी पार्टी जो है वो बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी है। महंगाई की बात छगन कर भुजबल के ऊपर इतने आरोप लगा दिए, अजित पवार के ऊपर इतने आरोप लगा दिए, अजित पवार को बता दिया चक्की पीसिंग की शोले पिक्चर याद आ गई उप मुख्यमंत्री जी को। उसके बाद वही उप मुख्यमंत्री जी उनका स्वागत कर रहे हैं। अच्छा। तो क्या आपका चरित्र है ये देश की जनता देख रही है? डिप्टी सीएम बने वैसा नहीं आप वही मैं कह रहा हूँ ना, आपका चरित्र क्या है आपको बताना चाहिए। आप बहुत बड़े नेता बन रहे थे ना, तो ये वॉशिंग मशीन कौन सी प्रधानमंत्री जी लेकर के आते हैं? अगर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की पार्टी में है तो वो भ्रष्टाचारी है। अच्छा। भाजपा अपनी पार्टी में लेके आती है, वो पाउडर का नाम तो नहीं पता चल पा रहा। गौरव जी आप मीडिया से आप ही पाउडर का नाम पता करिए, वो कौन सा है? वो बिल्कुल नेक हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। पाउडर ढूंढना है मुझे जी, बिल्कुल वो पाउडर है। चले जाइए, देखिए चेहरे पर लंबी आपके भ्रष्टाचार को उजागर करता है। देखिए दूसरे आरोप लगाना बहुत आसान होता है और प्रधानमंत्री जी इस मामले में आगे बड़ी बड़ी बातें उनसे करवा लीजिए, आरोप लगवा लीजिए। कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, एनसीपी भ्रष्ट है, बिल्कुल भ्रष्ट है। की सारी पार्टियां भ्रष्ट है, भाजपा नहीं भ्रष्ट है। भ्रष्टाचारी आ जाता है उसको क्लीन कर देते हैं। और सीबीआई के डर से इकट्ठा हो गए ना। नेताओं को सम्मान ना देने वाले प्रदीप भाई ये बोल रहे हैं कि आप लोग ईडी सीबीआई के डर से इकट्ठे हो गए हैं, बोल रहा है आप सीबीआई सबको इकट्ठा कर रहा है। अच्छा देखिए ईडी सीबीआई के डर से इकट्ठे होने वाले नहीं, इस देश को लोकतंत्र बचाना है तो जाहिर सी बात है हमको एक साथ आना पड़ेगा। और मैं राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहा हूँ, वो कोई दल पटना में शामिल हुआ हो या न हुआ हो, हर दल का सम्मान है और हर दल की एक महत्ता है और उसको कांग्रेस पार्टी साथ में लेगी। कांग्रेस पार्टी का ये है कि देखिए हमें हटाना है, महंगाई भगानी है तो बीजेपी को हटाना होगा, अच्छे दिन लाना है तो बीजेपी को हटाना होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदीप तिवारी बोल रहे हैं अच्छे दिन लाना है तो बीजेपी को हटाना है। एक तरफ तो देखिए नहीं, एक तरफ या तो फिर आप आरोप लगाइए नहीं, बात ये है आरोप लगाते थे कि अजित पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला कर लिया है चाहिए। अच्छा उसके बाद आप सदन अपनी के पार्टी में अंदर लाते हो, बचे। मंत्री बनाते हो, ये कौन सा चरित्र हुआ प्रदीप आपका? तिवारी आप केसी भाई बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को हटा नहीं है, सदन में बैठने लायक उनकी हैसियत नहीं छोड़ी। और यही इंदिरा गांधी जी के साथ हुआ था। अगर राहुल गांधी जी 20,000 करोड़ रुपए का पूछेंगे कि अडानी की कंपनी में पैसा किसका है, अच्छा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप ले जाकर के अडानी को विदेशों में जाकर के दिलवाते हैं, कैसे रेलवे को डीजल का सारा ठेका अडानी को मिल जाता है, कैसे हमारे यहाँ के एयरपोर्ट का सारा ठेका अडानी को मिल जाता है। राफेल पे भी ये रिश्ता केसी जान बता दीजिए ये रिश्ता क्या कहलाता है? पूछ रहे हैं जी। कांग्रेस पार्टी मैं बता रहा हूँ कि राफेल भी सवाल खड़ा कर रहे थे, वैक्सीन पे भी सवाल खड़ा कर रहे थे। किस तरीके से आम जनता चले हो गया लेके भाग गया और ये मोदी सरकार देखती रह गई। एक लंबी लिस्ट ये सोचना पड़ेगा। जयराम भार्गव जी, जयराम भाई बोलिए। खाली बड़ी बड़ी बातें कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। जयराम भार्गव बोल रहे हैं, प्रदीप भाई बोलिए, जयराम भाई बोलिए। देखिए
ये इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इमरजेंसी लगा दिया। चाहे सपा हो या भाजपा हो या हमारे साथी बैठे, सब एक दूसरे के कार्यकाल को केवल बता रहे हैं। अच्छा, कि आपके कार्यकाल में ये हुआ, और वो कह रहे आपके कार्यकाल में ये हुआ। अच्छा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जिन्होंने शासन कर लिया उन्होंने जनता के लिए क्या किया, वो कोई नहीं बताना चाह रहा। अच्छा, कोई क्या नाम है आकर के जो है गंगा जी आजकल सावन शुरू हो गया है, अच्छा, नहाना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन उस गंगा को साफ कैसे करेंगे उसकी चर्चा नहीं होती है। यानी जो उत्तर प्रदेश या देश की जो जनता है बदहाल हालात है, या पहले की जो सरकार रही, आपकी सरकार रही, उनको जो चाहिए उसकी चर्चा नहीं कोई कर रहा है। अच्छा, कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, बस किसी तरह चुनाव में जाना है, ये तेरा है ये मेरा है, तेरे मेरे से तो उत्तर प्रदेश और देश की जनता का तो भला होगा नहीं भाई। अच्छा, हम इतना कहना तो आप कोई विकल्प बताइए, कौन कहाँ कैसे जाएगा, कौन कहाँ सुभाष पर विकल्प बताया कोई पता है। अगर ये कहते हैं, सुनिए गौरव भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, बड़े ध्यान से सुन रहा था। अगर कोई ये कह दे कि मेरा दाग खराब है उसका दाग अच्छा है, तो अगर उसका खराब है तो तुम्हारा भी खराब है, उसका अच्छा तुम्हारा भी अच्छा है। अच्छा, अब रही बात गठबंधन की, कौन गठबंधन किसके साथ नहीं किया है? समाजवादी पार्टी कौन से दूध की धुली है? भारतीय जनता पार्टी के क्या नाम उससे सहयोग सरकार नहीं बनाई थी, या बसपा नहीं बनाई थी, या बसपा सपा चुनाव नहीं लड़े थे। तो देखिए ये देश और प्रदेश गठबंधन के दौर से इसलिए गुजर रहा है कि पहले की जो सरकारें काम कर रही थी उन्होंने उस पर जो है खरा उतरने का काम नहीं किया। आज देश की भी सरकार चल रही है, वो कोशिश कर रही है खरा उतरने की। खरा उतरेगी नहीं उतरेगी जनता तय करेगा। तो गौरव भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि जब डिबेट में प्रवक्ता अच्छा, चंचल यादव को पूछा जा रहा है आपसे, चंचल यादव को पूछा जा रहा है आपसे, चंचल यादव को पूछा जा रहा है दयाराम भाई। दयाराम भाई के मैंने 2-3 सवाल में बात उन्होंने करी है कि जो पार्टी को लेकर बोल रहे थे अभी। मेरा सवाल आपसे है दोस्त कि आप जिस तरीके से आतुर हो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए, मैं देखता हूँ अक्सर करके आदरणीय राजभर साहब रास्ता ढूंढ रहे हैं कि बीजेपी में कैसे पहुंचे। कहीं पाठक जी के पास जाएंगे, कभी दयाशंकर सिंह साहब के पास जाएंगे, कहीं रास्ता ढूंढ रहे हैं बेचारे। नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग ही जो है उन्हें नहीं लेना चाहते। इसलिए दयाराम भाई ने कहा कि हम इधर भी विकल्प छोड़ रखे हैं। स्वागत आपका, चूंकि हमारी विचारधारा आपकी मिलती है, क्योंकि आपकी विचारधारा बीजेपी से नहीं मिलती है। कारण क्या है कि आपने देखा होगा जिस तरीके से आदरणीय राजभर साहब ने, आपको याद होगा एक स्टेटमेंट दिया था कि चल सन्यासी मंदिर जा। अच्छा, योगी जी को वहां भेजेंगे जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको स्टेटमेंट याद होगा, सुन लीजिए। और ये स्टेटमेंट दिया था आदरणीय राजभर साहब ने, इसलिए किस मुंह से जाएंगे? दूसरी बात, 6 महीना आप नहीं रखा भाई, सुन लो भाई जैन भाई, किसी बात तो बोलने नहीं दिया। सुन लो भाई, गलत बात है, समय कम बचा, पढ़े लिखे आदमी हो तो 2 से 3 मिनट बचे, गलत बात है, बीच में ना बोलो आप, बीच में ना बोलो भाई। कैसे प्लीज, कैसे प्लीज, अरे फिर आ गए जी के पास, पहुंच नहीं पाओगे आप, शांत रहो, बोलिए, शांत रहो पहले, बोलिए। देखिए भ्रष्टाचार की बात है आज। आज पूरे देश में अगर हम बात करें, जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो सारे भाजपाई हैं। अच्छा। और जो भ्रष्टाचारी जिसके ऊपर आरोप लगता है, अगले दिन अगर भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो न जाने कौन से दूसरे दूध लेते हैं ये। अच्छा। और गंगा के नाम पे आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने मां गंगा ने मुझे बुलाया था। और सोचिए, और रही बात आदरणीय राजभर साहब की बात हो रही थी, हमारे दयाराम भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, और मैं जानता हूं कि चूंकि इनकी मजबूरियां हैं। अच्छा, मजबूरियां हैं और बैलेंस करके चलना है, इसलिए अच्छा भी है। और देखिए आप मुझे बताओ कि अब्बास अंसारी की जो बात हो रही थी, अरे अब ये मुद्दा मत छेड़िए आप। नहीं भाई, उनको टिकट दिया था उन्होंने, ये कोई बात आपने टिकट दिया था लेकिन मुंह मोड़ लिया, बीजेपी वाले मना कर दिया, आपने मुंह मोड़ लिया। आज उनकी फिक्र नहीं है, अब तो मना कर देते हैं उसी को लेकर के। मेरा ख्याल है अरे उसी टिकट पे तो वो विधायक बने भैया, अब्बास अंसारी, क्या बुराई है? जो पूर्व सांसद रहे बेचारे हरनारायण राजभर साहब, न जाने क्या क्या कह दिया था उन्होंने। उन बातों में ज्यादा नहीं आना चाहता हूं। मेरा सिंपल सी बात है कि आज के समय में आरक्षण के साथ सीधा खिलवाड़ करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज के समय में आपने देखा होगा जिस तरीके से विश्वविद्यालयों के अंदर, अभी बात कर रहे थे, एक जितने कुलपति हैं आप देख लिए किस जाति के आते हैं। आप पूरे देश में सुनिए, अभी आपने 13 पॉइंट रोस्टर के तहत जो नियुक्तियां कर रहे हो आप, क्या आदरणीय राजभर साहब साथ जाएंगे बीजेपी के? दूसरा सवाल यह है, फिर बीच में बोलने लगे भाई, फिर बीच में बोलने लगे, समय हो गया, फिर बीच में बोलने लगे आप। बोला तब द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया आपने। और सुनिए, आज की हालत यह है, जैन भाई कह रहे हैं मुझे इनको शर्म आनी चाहिए, 400 रुपए गैस सिलेंडर कह रहे हैं 1200 में मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था। अरे भाई कम से कम कुछ तो सोचो। बीजेपी के प्रवक्ता हो, जो जितना बड़ा दंगाई हो उतना बड़ा भाजपाई। लीजिए आप ये समझो बात को, जो जितना बड़ा दंगाई हो उतना बड़ा भाजपाई। इतिहास उठा के देखो अपनी पार्टी का, आप उठा के देखो। और मैं बता दूं जैन भाई, अगर बड़ा नेता बनना है कोई दंगा कर देना, आप बीजेपी के बड़े नेता हो जाओगे। बता दो, आप जान लो। रोजगार की बात कर रहे हो, 3.25 लाख
चले मुझे आगे कमेंट लेने दीजिए। चले ठीक है, रोजगार देगी। अच्छा क्या बात है, चले ठीक है। क्या रोजगार दो, पकौड़ा तलने का रोजगार कहते हो आप? ठीक है, चले ये रोजगार है। चले ठीक है, प्रदीप तिवारी बोलेंगे, आने वाली आगे कमेंट देंगे। आने वाली पीढ़ियां हो गया, चलिए हो गया, आपको पूछेंगे हो गया। केसी भाई तो क्या कर रहे थे? सरकार, प्रदीप तिवारी बोलिए। सरकार स्वरोजगार क्यों ले? गौरव जी, ये जो चुनाव 2024 का होगा, ये भारतीय जनता पार्टी बनाम आम जनमानस होगा। आम जनमानस जो जूझ रहा है आज महंगाई से, आम जनमानस जो आज जूझ रहा है बेरोजगारी से, आम जनमानस जहाँ पे आज महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, आम जनमानस जो किसान के रूप में है, जिसकी आय 2022 तक दुगनी होनी थी, जिसको आज एमएसपी नहीं मिल पा रही, उसके एमएसपी पे उसके प्रोडक्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, उसके सामान नहीं मिल पा रहा, उसको खाद नहीं मिल पा रही है। अच्छा, और जो चुनाव होगा 2024 का, वो आम जनमानस बनाम भारतीय जनता पार्टी होने वाला है। ठीक है, आमिर साबरी राय, आखिरी कमेंट आपका। धन्यवाद गौरव जी। देखिए अभी इन्होंने बहुत जिक्र किया था, हम कुल मिलाकर के बात पानी वहीं पर गिरता है हिंदू मुस्लिम पे। कैसे भाई बोल रहे कि यार नोटबंदी से कांग्रेस और तमाम लोग परेशान हुए थे। नहीं, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। नोटबंदी ये तो अब इनकी कैसी ईयर की बात है अपनी। नोटबंदी से परेशान कौन हुआ कौन नहीं हुआ, वो नोट कहाँ गया, अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी बड़े घोटाले में फंसेगी। सुन लीजिए, बड़े घोटाले में फंसेगी। कैसी जय जी सुन लीजिए, अभी इन्होंने किया था। अरे सुन लीजिए कैसे जी, हमारे पास अरे चश्मा है ना, सुन तो लीजिए। अरे आप सुन तो लीजिए, अरे आप सुन लीजिए, बहुत हैला है आपको बोलने का, सुन लीजिए भाई, बहुत आप काबिल आदमी है, बहुत ज्ञानी आदमी, सुन लीजिए। आप अतीक के प्लाटों की बात कर रहे थे, कॉलोनी बन गई। आप राकेश सचान के प्लाटों पे कॉलोनी बना रहे हैं, तो बता दीजिए कब बना रहे हैं? 72 प्लाटों पे कॉलोनी आप नहीं, ये सिर्फ बेशर्मी की अलामत है, कुछ नहीं है, सिर्फ बेशर्मी है। बाकी आप पाखंड करते रहिए, चाहे कितना पसमानदा सम्मेलन कराते रहिए। अभी मोदी जी का बयान आया था कि वो लाल बेगिए मंसूरी सब बड़ा पसमानदा का दर्द है भाजपा को, मोदी के प्लाटों पे कॉलोनी बनाते हैं। हम तो पूछ रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं राकेश सचान के प्लाटों पे। अरे आप बताइए तो, शर्म करो भाई केसी जैन जी, झूठ बोल प्रधानमंत्री से लेके और आम कार्यकर्ता या झूठ बोलने प्रधानमंत्री को गाली देना। चलो ठीक है, आपका काम क्यों प्रधानमंत्री को गाली देना? तमाम विपक्ष को अपराधी बनाता ना, आपका काम है। हो गया। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी। चर्चा जिस मुद्दे पे थी, उस मुद्दे पर चर्चा बड़ी गर्म रही। कारण ये रहा कि सबने दूसरे पर जमकर हमला बोला। जो बयानबाजी के दौर की हम बात कर रहे थे, जिसको लेकर लगातार नेता लोग बयान दे रहे हैं, वो बयानबाजी हमारी डिबेट में भी नजर आई। सबने दूसरे पर जमकर हमला बोला, पर किसी ने भी जनता के मुद्दों की बात को संवेदनशीलता से नहीं बात की। कोई नहीं बोल रहा था कि इस तरह जब संघर्ष होगा तो हम जनता के लड़ेंगे। कोई नहीं बोला कि जब महंगाई बढ़ती है तो हम सड़क पर संघर्ष करेंगे। कोई ये नहीं बोला कि जनता के लिए हम सड़क पर उतरेंगे और लाठियां खाएंगे। कोई नहीं बोला कि हम जनता के लिए लड़ेंगे और जेल भी जाएंगे। किसी ने यह भी नहीं कहा कि जनता का दर्द उनका है, अगर जनता परेशान होगी तो हम भी रातों नींद नहीं सोएंगे। केवल यहाँ चर्चा रही बयानों की, चर्चा रही दूसरे के आरोप की, कि सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकारें सबकी रही हैं और जो गलतियां आज दूसरी पार्टी कर रही है कभी वो भी कर चुके हैं। जनता की बात करना कोई नहीं चाहता है। आपसी बयानबाजी लगातार चलती रहती है। और रही दल बदलने की और व्यवस्था की बात कि नए नए पद मिल जाते हैं, कोई डिप्टी सीएम बन जाता है, तो ये हमारी राजनीति में नया नहीं है, ये पहले भी हुआ है। और दल बदलने की जो परंपरा है वो भारतीय लोकतंत्र की पुरानी परंपरा रही है। कौन कहाँ किससे जाके मिलेगा ये किसी को नहीं पता। 24 चुनाव आ गया है और यहाँ पर कौन किससे मिलेगा, कौन किससे टूटेगा, कौन कहाँ जुड़ेगा और गठबंधन क्या होगी, तस्वीर क्या होगी और असल में गठबंधन क्या होगा, विपक्षी एकता होगी कि नहीं होगी, और अगर होगी तो किन शर्तों पे होगी, चुनौती कितनी रहेगी और यहाँ पर रणनीति कितनी बनेगी, ये अब आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। पर चूंकि यहाँ पर बात व्यवस्थाओं की है और जब बात व्यवस्थाओं की होती है, जब बात चर्चाओं की होती है, तब चर्चा जरूर करेंगे और बताते रहेंगे जनता को भी कि वास्तव में अगर वोट करना है तो उस पार्टी को करिएगा, वास्तव में वोट करना उस प्रत्याशी को करिएगा जो आपके लिए संघर्ष करे, जो केवल आपके लिए लड़े, केवल समय पर आए और समय पर ना जाए, केवल 5 साल में एक बार दिखने वाले लोगों पर वोट ना करके अपना मताधिकार खराब नहीं करना है।
अच्छा लोकतंत्र चुनना है, अच्छा प्रत्याशी चुनना है और भारत को विश्वगुरु बनाने के रास्ते पर लेके चलना है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।